जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम चाईबासा क्षेत्र में हाथियों के आतंक को समझने की कोशिश करेंगे। चाईबासा जो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में है, उसके आसपास हाल के दिनों में हाथियों के हमलों में वृद्धि एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। जनवरी के महीने में ही एक अकेला और आक्रामक नर हाथी ने सप्ताह भर में 20 लोगों की जान ले ली। हाथी दांत मुख्य रूप से नर हाथियों से प्राप्त होता है और तस्करी के लिए शिकार से हाथी झुंडों में असंतुलन आता है, जिससे बचे हुए हाथी अधिक आक्रामक हो सकते हैं या मानव बस्तियों की ओर रुख कर सकते हैं। आजकल सिर्फ चाईबासा की बात नहीं बल्कि पूरे भारत में हाथी और मानव संघर्ष शिकार से ज़्यादा बड़ा खतरा हो गया है। और यदि हाथी दांत के लिए शिकार की कोशिश हो रही है, तब तो जंगल के अंदर रहने वाले आदिवासियों के रहवासियों को इन जानवरों से सबसे ज़्यादा खतरा होगा, क्योंकि यह स्थिति हाथी मानव संघर्ष को और बदतर बनाता है। झारखंड जैसे इलाकों में जहां वन क्षेत्र सिकुड़ रहे हैं, तस्करी से जुड़े शिकार हाथियों को बिखेर सकते हैं, लेकिन हालिया घटनाओं में मुख्य आरोपी एक अकेला नर हाथी है जो अपने झुंड से अलग हो गया है। यह अलगाव प्राकृतिक हो सकता है, लेकिन अगर तस्करी से झुंड कमज़ोर हुए हैं तो मामला और ख़तरनाक हो सकता है। जिस तरह का व्यवहार अकेला हाथी कर रहा है, उस हिसाब से मैंने तस्करी के एंगल को भी यहाँ चर्चा में लाया है, क्योंकि तस्करी के लिए अक्सर आइसोलेट किया जाता है। जिस हाथी को वो लोग शिकार करते हैं तो उसमें कई सारे चोट के निशान होते हैं, जिस कारण से जो भी इंसान नज़र आता है उसमें उसे अपना दुश्मन नज़र आता है, तो मारने के सिवा उसके पास कोई उपाय नहीं होता। और इतने लोगों को मारने के बाद भी हाथी भटक रहा है, इससे भी ऐसा लगता है कि इसे डराया गया या किसी भी कारण से, जिसके कारण वह इस अंजाम देने में लगा हुआ है। वो अपनी रक्षा कर रहा है, अपनी सुरक्षा के लिए वो ऐसा कदम उठा रहा है। क्षेत्रीय वन संरक्षक स्मिता पंकज ने बताया कि हमलों का पैटर्न एक ही जैसा है। उन्होंने बताया, हाथी अंधेरा होने के बाद हिंसक हो जाते हैं और घरों और ग्रामीणों पर हमला करते हैं। उन्होंने समझाया कि बहुत तेज़ी से चलता है और बार बार जगह बदलता रहता है, जिससे हमारी टीमें उसे पकड़ नहीं पाती, लेकिन दिन में यह लगभग गायब हो जाता है, जंगल के अंदर गहराई में छिप जाता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक हालिया स्टडी के अनुसार झारखंड में पिछले 23 सालों में हाथियों के हमलों से लगभग 1300 मौतें हुई है। हाथी की अनियमित हरकतों के कारण रेलवे को इस क्षेत्र में 6 जोड़ी ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस साल की शुरुआत में संसद को बताया था कि 2020-21 और 2024-25 के बीच ट्रेनों की चपेट में आने से देश भर में लगभग 80 जंगली हाथियों की मौत हो गई थी। इन सब घटनाओं से यह तो स्पष्ट हो गया है कि मानव और हाथियों में यह संघर्ष हाथियों के प्राकृतिक कॉरिडोर या मार्गों के टूटने से जुड़ा है। कॉरिडोर हाथियों को जंगलों के बीच घूमने की आज़ादी देते हैं, लेकिन माइनिंग, शहरीकरण, सड़क और रेल लाइनें, साथ ही इंसानों का जंगल के क्षेत्रों में कृषि का विस्तार ने हाथियों के कॉरिडोर को बाधित किया। झारखंड में 17 पहचाने गए कॉरिडोर हैं, जिनमें से 14 तो सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व में हैं, लेकिन आज के समय में सिर्फ 38% क्षेत्र ही जंगली रह गए हैं। चाईबासा फॉरेस्ट डिवीजन में हाथी मुख्य रूप से सारांडा जंगलों से चाईबासा दक्षिण की ओर घूमते हैं। हालांकि आदिवासी समुदाय, खासकर हो समुदाय और थोड़ी कम संख्या में मुंडा समुदाय के लोग यहाँ सदियों से रहते आए हैं और हाथियों के साथ सहअस्तित्व का पारंपरिक ज्ञान रखते हैं, लेकिन बाहरी लोगों के संपर्क ने आदिवासियों के कई पारंपरिक ज्ञानों को कमज़ोर किया। आदिवासियों के प्राकृतिक संस्कृति को आधुनिक जीवन शैली में जीने के प्रयासों ने दूर किया, जिसका नतीजा आज उस सहअस्तित्व के पारंपरिक ज्ञान से हम दूर हुए और मानव हाथी के संघर्ष से निपटने के लिए मजबूर हो रहे हैं। झारखंड में हाथी कॉरिडोर मुख्य रूप से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व, जो 13,440 वर्ग किलोमीटर में फैला है, देश का सबसे बड़ा रिजर्व है। मुख्य कॉरिडोर में चाईबासा फॉरेस्ट डिवीजन कॉरिडोर है। यहाँ हाथी सारांडा से चाईबासा दक्षिण की ओर घूमते हैं। मैप में जो आप लाल रेखाएं देख रहे हैं, वे सभी हाथी के मुख्य मार्ग को दिखाती है। यह मैप चाईबासा फॉरेस्ट डिवीजन का
कॉरिडोर मैप है जिसे आप देख सकते हैं। इसमें जितने भी लाल लाइनें हैं ये सभी हाथियों के कॉरिडोर हैं। इसमें अलग अलग नाम से इसमें दर्शाया गया है, A, B, C, D, E, ये अलग अलग कॉरिडोर है। जामपानी बगाबिला A है तो B है, लिपोंग डुमरिया तो C है, सियल जोड़ा से धोबा धोबिन D है, सांगा जाटा से हल्दी पोकर तो E है, बागाबिला से रत्नासाई। तो ये अलग अलग कॉरिडोर हैं। तो यह जो मैप है चाईबासा फॉरेस्ट डिवीज़न का कॉरिडोर मैप है। इसके 42% एरिया में आप देखेंगे हाथियों की उपस्थिति ज़्यादा है, तो 62% में वे समय समय पर उस इलाके में भ्रमण करते हैं। हाथियों का उत्तर दक्षिण मार्ग सारंडा से चाईबासा साउथ तक जाता है, जहां टाटा स्टील का माइनिंग एरिया जिसने हाथियों के कॉरिडोर को संकुचित कर दिया। पश्चिम से पूर्व वाला मार्ग जो गोयलकीरा से नोआमुंडी तक जाता है, जहां हालिया हमले हुए हैं, यह कॉरिडोर 110 किलोमीटर के क्षेत्र में है, जहां हाथी रात में गांवों में प्रवेश करते हैं। मैप स्पष्ट दिखा रहा है कि कॉरिडोर मुख्य रूप से जंगली क्षेत्रों में हैं, लेकिन उनके क्षेत्रों के अतिक्रमण से टूटे हुए हैं उनका कॉरिडोर। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार चाईबासा में कॉरिडोर 11 से अधिक हैं, लेकिन माइनिंग ने 383 हेक्टेयर जंगल को प्रभावित किया है। मानव हाथी का संघर्ष मुख्यतः गोयलकीरा, नोआमुंडी और भगाबिला या भरभरिया क्षेत्र में ज़्यादा केंद्रित है, जहां हाथी कॉरिडोर कृषि क्षेत्रों से गुजरते हैं। इन 23 वर्षों में मौतें जंगल किनारे वाले गांवों में अधिक हुए हैं और अक्सर शाम 6 बजे से रात 12 बजे के बीच हुए हैं। जलवायु परिवर्तन और सूखा ने भी हाथियों को कॉरिडोर से भटकाया है। सिंहभूम में फॉरेस्ट कवर काफ़ी कम हुआ है। इस नक्शा से तो यही पता चलता है, आप देख सकते हैं। देश, राज्य और स्थानीय आदिवासियों को भी यह समझना होगा कि माइनिंग और शहरीकरण ने हाथियों के कॉरिडोर को प्रमुखता से घटाया है, जिस कारण हाथियों के अपने आने जाने वाले रास्ते से भटकना आम हो गया। जब जंगल में उनके खाने के लिए उपयोगी खाना जंगलों के कटने और जंगलों में आग लगने से खत्म हुए, तो वे आदिवासियों द्वारा उपजाए जा रहे फसलों की ओर आकर्षित हुए और वे आदिवासी गांवों के नज़दीक पहुंच गए। झुंड से अलगाव के कई कारण होते हैं, जैसे तस्करी के लिए भी हाथी को झुंड से अलग कर दिया जाता है, जिससे वह हाथी इंसानों को देखकर डर से उन्हें अपनी रक्षा के खातिर मारना शुरू कर देता है। दूसरा, आने जाने के दौरान झुंड से भटकने पर भी हाथी अलग हो जाते हैं, लेकिन उतने आक्रामक वैसे हाथी नहीं होते। फिर कोई रोग आदि होने पर भी हाथी झुंड से अलग हो जाते हैं, जो ज़्यादा नुकसान नहीं करते। फिर जब हाथी मस्त होते हैं उस समय भी अक्सर झुंड से अलग हो जाते हैं। तो इन हालातों में सरकार और विभाग के पास ट्रैकिंग की उन्नत तकनीक नहीं होने से मानव हाथी संघर्ष को रोक पाने में सरकारें असफल साबित हो रही है। यहाँ आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज जो आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान से संबंधित है, वह आदिवासियों को हाथियों के साथ सहअस्तित्व में जीने की आज़ादी देते हैं और देते थे, लेकिन उस परिस्थिति को आज माइनिंग, शहरीकरण, सड़क विस्तारीकरण, रेल लाइनों आदि से बिगाड़ दिया गया है। वैसे में यह मानव हाथी संघर्ष मानव निर्मित आपदा बन गई, जिसका भुक्तभोगी आदिवासी समुदाय है। बाकी लोग तो खबरें पढ़कर ज्ञान दे रहे हैं कि आदिवासी ही जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं, उनके क्षेत्रों को कब्जा कर रहे हैं। खदानें सिर्फ गड्ढा नहीं है, वरन शोर, विस्फोट और 24/7 मूवमेंट के कारण हाथियों के लिए यह नो गो जोन बन जाता है। तब फिर वह बाकी बची जगहों को जाने के लिए विवश हो जाता है। रेल लाइन, सड़क चौड़ीकरण और सुरक्षा कैंप आदि के कारण भी हाथी अब गांव से होकर बाईपास खोजते हैं और संघर्षों में उलझ रहे हैं। कई कॉरिडोर राजस्व रिकॉर्ड में खाली जमीन के रूप में अंकित है, जिसे वन विभाग भी मान्यता नहीं देता। अब यहाँ हो क्या रहा है कि हाथी तो अपने मैप पर कॉरिडोर पर चलता है। सदियों से जिस आने जाने वाले रास्ते पर उसके पूर्वज चलते थे उसी पर आ जा रहे हैं, लेकिन सरकार फाइल पर चल रही है और इन दोनों का कोई सामंजस्य नज़र नहीं आता। माइनिंग की गतिविधियों के कारण हो रहे शोर शराबे, लाइट, हाथियों को तस्कर के लिए पीछा करने या भगाने के लिए पीछा करने,
पटाखे जलाने आदि से स्ट्रेस की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, जिससे हाथियों का डिसीजन मेकिंग कोलैप्स हो जा रहा है। जंगल में हाथियों का खाना का कम होना, लेकिन उसी जगह पर आदिवासियों द्वारा उपजाए जाने वाला धान का हाई कैलोरी का होना हाथियों के लिए अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का अच्छा माध्यम बन रहा है। विचरण के समय अचानक इंसानों से आमना सामना होने से और रास्ता आदि बंद होने से हाथी अक्सर हमला करते हैं। उसका कारण उसका अपना बचाव है। आदिवासी पारंपरिक ज्ञान में जो संकेत देखे जाते हैं उसमें हाथी की आवाज़ को सुनना, उसकी दिशा का पता लगाना और किस समय वे लोग आते जाते हैं उसका सही जानकारी रखना महत्वपूर्ण होता है। पहले आदिवासी लोग जब अपने गांव आदि बसाते थे तब वे लोग हाथियों के लिए भी रास्ता छोड़ते थे। खेत की सीमाएं वे जानते थे। इन सब से निपटने के लिए आज पारंपरिक ज्ञान तो समाप्त सा हो गया, वैसे में विज्ञान आधारित तकनीकों का सहारा लिया जा सकता है, जैसे ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम या जीआईएस आधारित कॉरिडोर मैपिंग की जानी चाहिए। थर्मल कैमरा से युक्त अलार्म सिस्टम जगह जगह यानी जहां गांव आदि होते हैं वहां लगाया जाना चाहिए कि जैसे ही हाथी या हाथियों का समूह गांव के नज़दीक आए तो अलार्म बजना शुरू हो। साथ ही सीजनल मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए आदिवासी ज्ञान को विज्ञान के साथ संयोजित करने का प्रयास करना चाहिए। एफआरए का सही क्रियान्वयन भी मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेस को इसी अधिनियम से बचाया जा सकता है। साथ ही ग्राम सभा को यह तय करने का अधिकार रहे कि हाथियों के रास्ते कौन से हैं, कौन सा एरिया नो लाइट जोन होंगे और कौन से एरिया नो नाइट मूवमेंट जोन होंगे आदि। साथ ही हाथी मित्र दलों को बनाया जा सकता है जिसमें स्थानीय युवा हों, उन्हें पारंपरिक ज्ञान और वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। गांव और जंगलों के बीच बफर जोन बनाए जाएं जहां बफर क्रॉप्स की खेती हो। लवण या नमक जंगली जानवरों को बहुत आकर्षित करते हैं, वैसे स्रोतों को मानवीय और माइनिंग गतिविधि से प्रभावित करने से बचना चाहिए, जिसकी खोज में जंगली जानवर और हाथी आदि जंगलों से बाहर निकल आते हैं। जंगल के अंदर पानी के स्रोतों को पुनर्जीवित करने से भी हाथी जंगल के अंदर ही विचरण कर सकेंगे। तो इस तरह से मेरी नज़र में तो चाईबासा के आसपास वास्तव में हाथी समस्या नहीं है, समस्या है उनके रास्ते का ना होना, उनके प्राकृतिक स्रोतों का ह्रास होना। जब जंगल, आदिवासी और हाथी तीनों को साथ देखा जाएगा तभी यह टकराव सह-अस्तित्व में बदलेगा। आज की स्थिति तो यह है कि हाथी भी विस्थापित है और आदिवासी भी। हाल संघर्ष नहीं है बल्कि साझा रास्ता है। तो आपको यह जानकारी कैसे लगी? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। सबों को धन्यवाद। जोहार।